हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15वें वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो आज की वीडियो में आपको यहाँ पे बताए जाएंगे वो एसएससी की किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है MN LO Q और H एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। मतलब 2 2 4 2 6 व्यक्ति हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 और 6 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं। कोई दिशा नहीं दिया हुआ है, मतलब हम मान लेंगे ये सभी उत्तर की तरफ मुख करके अपना बैठे हुए हैं। ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। Q और H बीच में है, तो Q और H बीच में है। दो इधर, यहाँ Q और H हो जाएंगे। दोनों का स्थान इधर उधर हो सकता है, लेकिन Q और H इन्हीं स्थान पे रहेंगे। M और N पंक्ति के छोरों पर बैठे हैं, यानी कि M और N पंक्ति के छोर पर बैठे हैं। M और N, अब N यहाँ भी हो सकता है और M यहाँ भी हो सकता है। एकदम क्लियर नहीं है, अभी आगे क्लियर होगा। आगे कह रहा है यल N के बाएं बैठा है। यल N के बाएं बैठा है, तो N के बाएं, बायां इधर यानी कि लेफ्ट इधर है, मतलब N के बाएं इधर बैठेगा कौन? यल। मतलब N का स्थान यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अगर N को आप यहाँ बैठाते तो इसके बाएं इधर हो जाता और यहाँ कोई बैठा ही नहीं रहता। तो N की स्थिति कहाँ होगी? यहाँ पर होगी, और उसके बाएँ कौन बैठा है? यल बैठा है, और M की स्थिति यहाँ कन्फर्म हो गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है? एक कोई बचा हुआ है, उसको आप यहाँ पर बैठा दीजिए। जो बचा हुआ है तो देख लीजिए, यहाँ पे O बचा हुआ है, O को आप यहाँ पे बैठा दीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है यम के दाएं कौन बैठा है? यम के दाएं, दाएं मतलब इधर कौन बैठा है? तो O बैठा है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है O, तो ऑप्शन नंबर सी आपका पहले प्रश्न का राइट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इन दोनों की स्थिति कन्फर्म नहीं है। इन दोनों में से H यहाँ पर भी हो सकता है, Q यहाँ पर भी हो सकता है। आप कहीं पर भी रख दीजिए, उनके बारे में आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो ऑप्शन में दोनों ही आएगा। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर पैटर्न दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप वीडियो को रोक के और 2 मिनट इस पर अपना दिमाग लगाइए, और अगर साल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं साल होता है तो फिर आप यहाँ पे उसको देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? तो 7 4 11, 1 हो गया, और 4 3 7 और 1 8, 81। यहाँ पर है 71। अगर हम इसमें से 10 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 8 और 3 कितना हो गया? 11, मतलब 1 हो गया, और 4 और 2 6 और 1 7, 71। यहाँ पर 61 है, 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 61 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? इसको और इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको हम ऐड कर रहे थे और 10 घटा रहे थे, तो बराबर ये आ जा रहा था। तो अब इसको मिटाते हैं। 18 और प्लस में यहाँ हम मान लेते हैं क्या है? x है। तो इन दोनों को ऐड करके हम 10 घटा रहे थे, तो बराबर ये आ रहा था, यानी कि 33 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 10 घटा रहे थे तो कितना आ जा रहा था? 61 आ रहा था। इन दोनों को जोड़ के घटा रहे थे 10, तो क्या आ रहा था? 71 आ रहा था। तो वही चीज़ इसको और इसको जोड़ के और 10 घटाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, 10 को इधर ले जाएंगे तो ऐड हो जाएगा, और 18 इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा। यानी x बराबर कितना हो गया? ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 43, और माइनस यहाँ पे 18, तो कितना आ जाएगा? अब 18 और 43 यानी 8 5 13, और यहाँ पे हो गया आपका 2, 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपका 25 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है सभी पेन पेंसिल हैं। सभी पेन पेंसिल हैं। यहाँ बना लीजिए, ये पेन हो गए, सभी पेन क्या हैं? पेंसिल हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ मार्कर पेंसिल हैं। कुछ मार्कर पेंसिल हैं, तो कुछ मार्कर पेंसिल है मतलब कुछ वाला जो फिगर बनता है वो इस तरह से बनता है। कुछ मार्कर क्या है? पेंसिल हैं। ये मार्कर हो गए, कुछ मार्कर
पेंसिल हैं। अब आपसे निष्कर्ष कर रहा है सभी पेन मार्कर हैं, सभी पेन मार्कर हैं। पेन यहाँ पर है और मार्कर यहाँ पे है, तो सभी पेन आपके मार्कर हैं? नहीं हैं। मतलब आपका पहला निष्कर्ष ये गलत हो गया, सभी पेन मार्कर नहीं हैं। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ पेन मार्कर, तो पेन यहाँ पे है, मार्कर यहाँ पे है, मतलब दूसरा निष्कर्ष भी आपका गलत हो जाएगा। पेंसिल अगर कहता तो आपका राइट हो सकता था। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी पेन मार्कर हैं, तो ये भी गलत है। दूसरा कह रहा है कुछ पेन मार्कर हैं, तो ये भी गलत है। तो कौन सा निष्कर्ष सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे पहला ऑप्शन, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में LUCKNOW को CULKWON और UDAIPUR को ADUIRUP के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में GWALIOR को किस रूप में लिखा जाएगा, आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको कोडिंग भी नहीं करना है, जो अल्फ़ाबेट ऊपर है वही अल्फ़ाबेट नीचे हैं, बस उनका क्रम थोड़ा सा चेंज कर दिया है। क्या कर रहा है? तो यहाँ देखिए, K को ऐसे ही रख रहा है और C को इधर कर दे रहा है, U को इधर और L को इधर, यहाँ W को इधर, O को इधर और N को इधर। सेम चीज़ यहाँ पर भी कर रहा है, बीच वाले को ऐसे रहने दे रहा है और A को इधर, D को इधर और U को इधर, R इधर, U इधर और P इधर। वही चीज़ आपको यहाँ पर भी कर देना है। L को ऐसे बीच में आप रहने दीजिए, A को इधर लिख दीजिए, उसके बाद W लिखिए, फिर G लिखिए और यहाँ पे R को लिखिए और O को लिखिए और I को लिखिए। यही आपका राइट आंसर हो गया, AWGLROI। देख लीजिए, AWGLROI ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा प्रश्न। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जितने तरीके से कागज़ को मोड़ा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। कागज़ को बिना मुड़े हुए होने पर यह पेपर कैसा दिखाई देगा, यह आपको ज्ञात करना है। मतलब कागज़ को फोल्ड किया है, उसमें कुछ कट लगाया गया है और जब उसको ओपन किया जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, आपको वही ज्ञात करना है। चारों ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें से आपको देख के बताना है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। आइए हम छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को PQ पर रखा गया है जैसा कि दिखाया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये P और Q है, यहाँ पर दर्पण को रखा गया है और इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो सबसे पहले Y का यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, मतलब Y इसी तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ T होगा, फिर I होगा। तो आप इसको देख लीजिए, किसी ऑप्शन में दिख रहा है तो यहाँ पर YTI दो ऑप्शन में दिख रहा है, B में और C में। तो A और D तो कट गया, दो ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें देख लीजिए कौन सा डिफरेंट है, वही आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे YTIUN N के बाद यहाँ पर T दे रहा है और यहाँ पर N के बाद I दे रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, N के बाद क्या है, I है, तो N के बाद I जिस ऑप्शन में दे रहा है वही आपका राइट हो जाएगा। तो N के बाद I आपका B में दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो गया। इससे आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑप्शन आ गया है, यानी ऑप्शन नंबर B आपका राइट हो गया। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवें प्रश्न में कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यह आपका चारों ऑप्शन में से किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में यह आकृति दिख रही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सातवें प्रश्न का राइट हो गया। आइए हम आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है वर्तमान में सुमन की आयु उनके बेटे की आयु की 4 गुनी है। यानी सुमन है और इनके बेटे हैं। तो सुमन की कह रहा है प्रेजेंट यानी वर्तमान में सुमन की आयु उनके बेटे की आयु की 4 गुनी है। तो अगर इनका 1 है तो इनका कितना आयु हो जाएगा, 4, यानी इन दोनों की आयु का हमको अनुपात प्राप्त हो गया। सुमन की आयु उनके बेटे की आयु की कितनी है, 4 गुनी है। फिर आगे आपसे कह रहा है प्रश्न में 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु किसकी, सुमन की आयु उनके बेटे की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ -5 हम कर देंगे। 5 वर्ष पूर्व सुमन की आयु उनके बेटे की आयु की कितनी थी, 7 थी। तो यहाँ अगर 1 होता तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे
वर्तमान की आयु का अनुपात और 5 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात प्राप्त हो गया। अब हम जानते हैं कि आयु में यहाँ पर जो अंतर दोनों के बीच होगा वो समान होगा हमेशा। कैसे समान होगा, तो यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए इनकी आयु कितनी है यहाँ पे 35 वर्ष वर्तमान में, सुमन की आयु, और इनके बेटे की आयु कितनी है 15 वर्ष है। तो अगर हमको 5 वर्ष पूर्व निकालना है तो इसमें से भी 5 घटेगा यानी कि 30 हो जाएगा, और यहाँ से भी 5 घटेगा तो 10 हो जाएगा। यहाँ अंतर कितने का है, तो यहाँ 20 का अंतर है। यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ पर भी 20 का अंतर है, मतलब अंतर दोनों में समान होना चाहिए। तो यहाँ पर अंतर देखिए कितना है, यहाँ 3 का अंतर है, और इसमें देखिए इसमें 6 का अंतर है। अंतर समान नहीं है तो हम अंतर समान करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर दोनों में गुणा और ऊपर के अंतर से नीचे दोनों में गुणा, तो अंतर समान हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 से गुणा, यहाँ पर भी 6 से गुणा, और यहाँ पर 3 से गुणा, और यहाँ पर 3 से गुणा। अब यहाँ देखिए 6 चौक 24 और यहाँ 6 हो गया, यानी 24 और 6 18 का अंतर हो गया दोनों के बीच। यहाँ हो गया 7 या 21 और 3, यहाँ पर भी अंतर 18 का हो गया, मतलब अंतर जैसे यहाँ पर समान था वैसे यहाँ पर समान हो गया। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। मेन यही है, आपको अंतर यहाँ पे समान करना है। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पे अंतर कितने बता रहा है 5 वर्ष का। यहाँ पर अंतर कितना आएगा 5 वर्ष में, तो यहाँ 6 चौक 24 और यहाँ 7 या 21, 24 से 21 हो गया, कितना अंतर हुआ 3 वर्ष का अंतर हुआ। यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पर भी 3 ही आएगा, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 3 है, अंतर कितने का है 3 का है, और यहाँ पर अंतर कितना दे रहा है 5 वर्ष का अंतर है। तो 5 की तुलना हम किससे करेंगे 3 से करेंगे, और निकालना क्या है हमको, जो निकालना उसे हम गुणा कर देंगे। तो देखिए उनके बेटे की आयु क्या है मतलब वर्तमान में, वर्तमान यहाँ पे कितना है, दोनों को हम गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, काट देंगे 5 दूनी 10, यानी 10 वर्ष उनके बेटे की वर्तमान आयु होगी। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 8वें प्रश्न का राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार आप प्रश्न को फिर से रिवाइज करके देख लीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। मेन आपको यही याद रखना है कि यहाँ अंतर आपको समान करना है। अंतर का समान नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, नीचे के अंतर से ऊपर गुणा और ऊपर के अंतर से नीचे गुणा। उसके बाद का स्टेप है, यहाँ पर अंतर दे रहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष का अंतर है, और यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है इन दोनों में, अगर इसको देखें या इस किसी एक को देखेंगे तो यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है, तो इससे हम अंतर की तुलना अंतर से कर देंगे, और जो निकालना है उससे गुणा कर देंगे। निकालना क्या है हमको, बेटे की आयु, तो 6 से गुणा कर देंगे। अगर हमको निकालना रहता सुमन की आयु तो हम यहाँ पे 24 से गुणा कर देते। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कर क्या रहा है, यहाँ पर 1 का क्यूब प्लस में 1 कर रहा है, यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब प्लस में 2 कर रहा है, यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस में 3 कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे देखिए अगर 4 का क्यूब प्लस में 4 करेंगे तो यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस में 5 होना चाहिए। 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 5 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 4 का क्यूब प्लस में 4 होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए 2 का क्यूब मतलब 8 और प्लस में 2 10 हो गया। 3 का क्यूब मतलब 27 प्लस में 3 कितना हो गया 30 हो गया। तो 4 का क्यूब कितना होता है 4 चौके 16 और 16 चौका 64। 64 में आप 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 68। यहाँ पे कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न भी आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो यहाँ पर देख लीजिए BJH, तो यहाँ पर MRE और यहाँ पे I, और यहाँ पे आपको बताना है क्या है, और इधर है K। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है रिलेशन। तो इसका कोड अगर आप लिखते हैं, B का होता है 2, यहाँ होता है आपका 10 और ये होता है 8। तो यहाँ 10 लाने के लिए अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। इसमें देख लीजिए यहाँ होता है 13 और यहाँ होता है 18 और इसका होता है 5। तो 13 5 कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए I है 9 और ये है 11। तो 11 और 9 कितना हो गया 20 हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 20। और 20 किसका कोड होता है T का कोड होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा T आ जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है T, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
इम्पॉर्टेंट प्रश्न था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पर ASCQEO यहाँ पर क्या आएगा आपको ज्ञात करना है। तो ए कितना है, ए है 1 होता है और ये 3 यानी कि +2 हो गया। यहाँ पर देखिए 3 से 5 हो गया +2 हो गया। तो यहाँ पर 5 से कितना हो जाएगा 7 यानी कि +2 यहाँ पे हो जाएगा 7 और 7 होता है जी का कोड। यहाँ देख लीजिए S मतलब 19 और Q 17 यहाँ पे आपका -2 हो गया। अब 17 से कितना हो गया 15 -2 तो 15 से फिर से -2 होगा तो कितना हो जाएगा 13 यानी कि यम GM यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। GM ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आसान प्रश्न था, आसानी से आप सभी कर लेंगे। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए संख्या त्रिक की संख्याओं के बीच वही संबंध नहीं है जो संबंध निम्न संख्या त्रिक की संख्याओं के बीच है। तो यहाँ डिफरेंट कौन सा है, इससे जो इसमें संबंध बन रहा है इससे डिफरेंट कौन सा है वही आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ देख लीजिए अगर आप इसको गुणा करते हैं तो 18 आ जाता है। यहाँ इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे 42 ये तो बहुत कम है। यहाँ 12 × 72 ये भी कम है, मतलब गुणा नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ और कर रहा है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी कितना हो गया 6 हो जाएगा और 6 का गुणा 3 में मतलब 18। तो 3 दूनी 6 और 6 3 18। यहाँ देखिए 7 दूनी 14 और 14 3 42 ये तो इसी तरह आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा, ये सही है। 6 दूनी 12 और 12 3 36 ये भी ठीक है। 9 दूनी 18 और 18 3 54 ये भी ठीक है। तो आपका यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि जो संबंध इसमें आ रहा है वो इसमें नहीं होगा। देखिए 8 दूनी 16 और 16 3 48 होता है, यहाँ कितना लिखा है 56, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 12वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आपसे कहा है जो इसमें संबंध बन रहा है वो किसमें नहीं बन रहा है वही आपको ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि a + b का अर्थ a b की पुत्री है, a × b का अर्थ है a b की बहन है और a = b का अर्थ है a b की पत्नी है, तो व्यंजक c × g × u + m = r में g का r से क्या संबंध है। तो यहाँ इंटू का मतलब पहले देख लीजिए क्या है। तो इंटू का मतलब है a × b का अर्थ है a b की बहन है, a b की बहन है मतलब यहाँ पे c g की बहन है, तो c g की बहन हो गई। उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ g u की बहन हो गई, तो g जो है ये u की बहन हो गई। अब प्लस का मतलब देख लीजिए क्या है। प्लस का मतलब है a b की पुत्री है, मतलब u m की पुत्री है। m की पुत्री कौन है, u है, ये पुत्री हो गई। इक्वल टू का मतलब क्या है, तो a = b का अर्थ है a b की पत्नी है, मतलब यम आर की पत्नी है। यम क्या है, यम आर की पत्नी है। ये पति पत्नी हो गए, ये पति हो गए, ये पत्नी हो गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है जी का आर से क्या संबंध है। जी का आर से मतलब जी का संबंध हमको बताना है। तो ये कौन हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएंगी आर की, क्योंकि ये पति पत्नी है और इनके ये सभी क्या हैं, लड़के हैं, बच्चियां हैं, तो पुत्री हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कर रहा है 6 दोस्त R S T U V और W एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, 6 लोग बैठा दीजिए, 1 2 3 4 5 6। इधर राइट हो गया और इधर लेफ्ट हो गया। जब दिशा हमको नहीं बताएगा तो हम इधर राइट मानेंगे और इधर लेफ्ट मानेंगे। अब देखिए टी बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे स्थान पर है। टी बाएं से बायां है, 1 2 3 यहाँ पे कौन है, टी है, और इधर से चौथे 1 2 3 4 चौथे स्थान पे दाएं से है। वी टी और एस के बीच में बैठा है, यानी कि वी जो है वो टी और एस के बीच में बैठा है। तो टी और एस के बीच में, यानी कि एस यहाँ भी हो सकता है, वी यहाँ हो सकता है, या यस यहाँ हो सकता है, वी यहाँ हो सकता है। अभी इनका स्थान क्लियर नहीं है। यस यू के बाईं ओर बगल में बैठा है। अब यस जो है वो यू के बाईं ओर बैठा है, तो अगर यस यहाँ हो जाएगा तो ये आपका वी है। यस अगर यहाँ हो जाएगा तो यू के बैठने की जगह ही नहीं होगी, तो यस कहाँ होगा, यस यहाँ होगा, तब यू आपका यहाँ हो जाएगा और इसके बाईं ओर कौन बैठा है, यस बैठा है। जैसा कि आपके अगले कथन में कह रहा है
यस यू के बाईं ओर बगल में बैठा है। तो जब यस को आप यहाँ रखेंगे तो ये यू के बाईं ओर बगल में बैठा रहेगा, और टी और एस के बीच में वी हो गया तो इसको हम मिटा देते हैं, मतलब इनका स्थान क्लियर हो गया। अब देखिए आर टी और डब्ल्यू के बीच में बैठा है, वी दाईं ओर से किस स्थान पर बैठा है आपको बताना है। आर टी और डब्ल्यू के बीच में बैठा है तो आर जो है यहाँ हो जाएगा और टी और डब्ल्यू के बीच में आर हो जाएगा। सभी लोग बैठ गए। आपको बताना है वी दाईं ओर से किस स्थान पर बैठा है। दाईं ओर से वी 1 और 2, या दाईं ओर से 1 2 तीसरे स्थान पर बैठा है। यहाँ देख लीजिए तीसरे स्थान पे ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। दाईं ओर से आपसे पूछ रहा है ये जो वी है कितने स्थान पे बैठा है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पे दाईं ओर से बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में TIKRI को 20181139 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में BOARD को किस रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टी का कोड 20 होता है, यहाँ 20 लिखा हुआ है। आई का कोड 9 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ 18, मतलब 2 से गुणा कर दिया, 9 दूनी 18 हो गया। के का कोड कितना होता है 11 लिखा हुआ है। आर का कोड 18 होता है, मतलब 36 लिखा हुआ, तो 18 दूनी 36 हो गया। और आई का कोड कितना लिखा हुआ 9। तो यहाँ पर देखिए कर क्या रहा है, इसका और इसका सेम कोड लिख रहा है, लेकिन एक जो गैप करके जो बीच में आ रहा है इसका क्या कर रहा है, दूना कर रहा है, जो कोड है उसका दूना कर रहा है, और बाकी का यहाँ पर कोड सेम लिख रहा है। तो उसी तरह ये कर दीजिए आप, यहाँ पर इसका और इसका कोड सेम लिख दीजिए, और इन दोनों का कोड आप दूना कर दीजिए। जितना भी कोडिंग इसका होगा, कोड आएगा, उसका दूना आप कर देंगे। तो बी का होता है 2 लिख दीजिए। ओ का होता है 15, तो यहाँ पे 15 दूनी 30 कर दीजिए। ए का होता है 1 हो गया। आर का 18, तो 18 दूनी 36 हो गया। और डी का होता है 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। यानी 230 13 64 ये आपका हो जाएगा। 230 13 64 देख लीजिए, 230 13 64 ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका 15वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि P का अर्थ जोड़ और Q का अर्थ गुणा हो, तो P का अर्थ जोड़ यानी कि यहाँ पर प्लस कर दीजिए, यहाँ पर भी प्लस कर दीजिए, प्लस, तो P का अर्थ जोड़ हो गया। और क्या कह रहा है Q का अर्थ गुणा और R का अर्थ घटाना और यस का अर्थ भाग है। यस का अर्थ भाग है, यहाँ देखिए यहाँ भाग कर दीजिए, और यस का अर्थ यहाँ पर भी भाग कर दीजिए, यहाँ पर भी भाग कर दीजिए, यहाँ पर भी भाग कर दीजिए। अब क्या कह रहा है Q का अर्थ गुणा और R का अर्थ घटाना है। तो Q का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर देख लीजिए Q कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है, तो इसका अर्थ गुणा हो गया। R तो यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 5 3 15, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 2 आ गया, और यहाँ पे 7 और 3 10 आ गया। अब इसमें भी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4.5 आ गया। यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 5 है, और बीच में क्या है प्लस, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2.5। जब 2 से भाग देंगे 5 में तो 2.5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बीच में प्लस है और यहाँ गुणा है, यानी कि 9 3 27 ऐड कर लीजिए। तो 4 2 6 1 7 और 27, तो कितना हो गया, यहाँ पे आपका 34 हो जाएगा। 27 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है, यानी कि 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट है। कुछ नहीं करना था, जो कह रहा है जिसका अर्थ भागा जिसका अर्थ गुणा वही आपको रख के सॉल्व कर लेना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। आइए हम 17वां प्रश्न देखते हैं। ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। तो कथन कह रहा है कुछ थैले कलम हैं, कुछ थैले कलम हैं, ये आपके थैले हो गए, कुछ थैले कलम हैं। कुछ का फिगर इस तरह से बनेगा और सभी का फिगर पूरा बनता है इस तरह से। उसके बाद दूसरा कथन क्या कर रहा है, सभी कलम बक्से हैं, सभी कलम बक्से हैं। आप सभी का फिगर बना रहे हैं तो सभी कलम बक्से हैं, मतलब ये हो गया बक्से। बक्से आपका यहाँ से यहाँ तक पूरे हो गए, सभी कलम बक्से हो गए। तीसरा कथन कह रहा है
सभी थैले पुस्तकें हैं, सभी थैले पुस्तकें। अब सभी थैले पुस्तकें हैं मतलब इधर आपका ये बढ़ जाएगा, ये पुस्तक हो गई। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कुछ पुस्तकें बक्से हैं, कुछ पुस्तकें बक्से हैं। तो बक्सा यहाँ से यहाँ तक है और पुस्तक यहाँ से यहाँ तक है, मतलब पहला निष्कर्ष आपका सही हो गया। कैसे सही हो गया, क्योंकि बक्सा आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक है और पुस्तक पूरा यहाँ से, यानी कि यह कुछ का फिगर यहाँ पे बन रहा है, तो पहला निष्कर्ष आपका सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष, कुछ बक्से थैले हैं, कुछ बक्से थैले हैं। अब कुछ बक्से थैले भी हैं, चूँकि बक्सा यहाँ है और थैला यहाँ है, यह भी आपका दूसरा भी निष्कर्ष सही हो गया। तीसरा कह रहा है कुछ पुस्तकें कलम हैं, कुछ पुस्तकें कलम हैं। अब पुस्तक यहाँ पर है और कलम ये है, मतलब यह भी आपका निष्कर्ष तीसरा भी राइट हो गया। तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3 सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 17वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट होगा आपको ज्ञात करना है। तो देख लीजिए यहाँ अल्फ़ाबेट कोडिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए SYM और यहाँ पर क्या लिख रहा है, दो को इधर कर रहा है, Y को इधर कर रहा है और S को इधर, यानी YSBM और LO, YSBM LO इस तरह से लिख रहा है। तो यहाँ पर आप कर दीजिए A को इधर, B को इधर, Q को इधर, N को इधर, इस तरह से आप कर दीजिए। तो ABQNEUST यही आपका राइट आंसर हो गया। ABQNEUST, ABQNEUST ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और छठी संख्या का पांचवी संख्या से है। तो यहाँ पर देख लीजिए 23:368 समानुपाते 25 अनुपाते यहाँ पर क्या होगा आपको ज्ञात करना है, समानुपाते 21:294। तो यहाँ पर देखिए अगर आप 23 का वर्ग करते हैं तो 529 होता है। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 368, तो वर्ग नहीं होगा। 21 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 441, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको हम इससे भाग अगर देते हैं तो 23 से कम 23 हो गया और यहाँ पे कितना बचा 13, तो 3 छक 18, 2 छक 12, यानी कि 18 बार में कट जाएगा। इसको हम काटते हैं तो 21 से कम 21 और यहाँ पे बचा 84, 4, 14 बार में कट गया। मतलब ये संख्याएं 21 से कट जा रही हैं। तो यहाँ पर ये इससे भी कट जा रही, पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है। तो यहाँ पर ऐसी संख्या लीजिए जो 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, देख लीजिए। तो 25 से पूरी तरह से विभाजित कौन सी होगी, 450 ही एक दिख रही है, बाकी और कोई 25 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो गया। यहाँ पे क्या कर, इसका वर्ग नहीं लिख रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इससे ये संख्या पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। यहाँ पर भी इससे ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो रही है, तो 25 से यहाँ पर जो संख्या होगी वो पूरी तरह से विभाजित होनी चाहिए। चारों ऑप्शन में से आपका केवल ए वाला ऑप्शन ही ऐसा है 450 जो 25 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आइए हम 20वां प्रश्न देखते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में BOWLER को CPXMFS के रूप में लिखा जाता है और NEAT को OFBU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SERIOUS को किस रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको ये लिख रहा है, अब यहाँ O का स्मॉल p लिख रहा है और यहाँ पे E का स्मॉल f लिख रहा है। यहाँ पर देखिए E का स्मॉल f और A का स्मॉल b। तो जो स्वर हैं इसको देखने से आपको क्या पता चला, AEIOU यानी कि जो स्वर है उसका स्मॉल लेटर लिख रहा है और बाकी जो व्यंजन है उनका कैपिटल लेटर लिख रहा है। और कर क्या रहा है, +1 कर रहा है। BCOPWXLMEFRS यानी कि +1 कर रहा है और स्वर में आपका स्मॉल लेटर लिख रहा है और जो व्यंजन है उसमें कैपिटल लेटर लिख रहा है।
तो यहाँ पर भी देखिए एन के बाद ओ आता है, उसके बाद ई एफ ए बी टी यू, सेम चीज़ आप यहाँ पर कर दीजिए। यस के बाद क्या आता है, टी आता है, यस टी हो गया। ई के बाद एफ आता है तो स्मॉल एफ हो गया। आर के बाद एस आता है। आई के बाद क्या होता है, जे आता है तो जे आपका स्मॉल हो जाएगा। ओ के बाद पी आता है। अब ओ यहाँ पर देखिए स्वर है तो यहाँ पर पी भी स्मॉल हो जाएगा। यू भी स्वर है तो यू के बाद क्या आता है, वी, तो वी भी आपका स्मॉल हो जाएगा। और एस के बाद क्या आता है, टी आता है। यानी टी एफ एस जे पी वी टी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए टी एफ एस जे पी वी टी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 20वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। स्वर में स्मॉल लेटर दिख रहा है और जो व्यंजन है उसमें कैपिटल लेटर दिख रहा है। बाकी सेम जैसे आप पहले कर रहे थे उसी तरह से इसको भी करना है। तो उम्मीद करते हैं आज के 20 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट करके बता सकते हैं, उस प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।